तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल बैंक का सेकेंडरी फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए, है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सो देयर आर 4 सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलती है, यानी बिजनेसमैन को ही मिलती है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन में, उसमें भी था, है ना। एक करंट अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करता है। अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस से क्या होता है, उसके प्रति बैंक का ट्रस्ट जागरूक हो जाता है। बैंक के लिए वो एक ट्रस्टेबल कस्टमर बन जाता है। तो उस कस्टमर के अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपए हैं और उसको पेमेंट करना है 2,50,000 का। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंक को पता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होगी, इसका पेमेंट रुकना नहीं चाहिए और इसका पेमेंट वापस भी आ जाएगा सुबह, है ना। और इसीलिए जो बैंक है अपनी बिहाफ पे उस कस्टमर का सारा पैसा पे कर देता है और इसके अकाउंट में बैलेंस रहता है माइनस का 50,000 रुपये। अब मान लो जब सुबह ये 2 लाख रुपए डिपॉजिट करेगा तो इसके अकाउंट में सिर्फ 1,50,000 ही आएंगे, 50,000 कट जाएंगे। तो इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यहाँ वही लिखा है, अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। एग्रीड लिमिट का मतलब है एग्रीड लिमिट का ऐसा मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हों और आप चाहो कि बैंक 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दे, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट अलाउड होता है एक एग्रीड लिमिट तक। वो लिमिट हर एक बैंक का अलग अलग होता है ना। इसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड ओनली टू रिस्पेक्टेड एंड रिलायबल कस्टमर। सिर्फ रिस्पेक्टेड और रिलायबल कस्टमर को ही दिया जाता है। ये फैसिलिटी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जाती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड नहीं करता है। आपका सेकंड फंक्शन है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसको मैं समझाता हूँ एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, है ना। रटने को तो आप रट सकते हैं, पर एग्जाम्पल समझेंगे तो जो लाइन लिखी है आपके समक्ष उसको आप समझ पाएंगे। तो एक था मोहन और एक था सोहन। तो सोहन ने सोचा कि चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सोहन ने मोहन से ख़रीदे कुछ गुड्स, मतलब कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदे जिन्हें आगे प्रोसेस करके वो बेचने वाला था, है ना। मोहन ने भी दे दिए सोहन को गुड्स, लेकिन सोहन ने बोला कि मोहन भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं इन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाकर बेचूंगा, जो पैसे मिलेंगे तब मैं तुमको पैसे वापस करूंगा। मोहन ने बोला कोई बात नहीं। मोहन ने बोला कि मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देता हूं, तो उस पर साइन कर दे। सोहन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ, मैं साइन कर दूंगा। उस बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ था कि 3 महीने बाद सोहन जो है वो मोहन को पेमेंट करेगा। कितना रुपए? मान लो 1 लाख रुपए। सोहन ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, फिर साइन कर दिया और वापस लौटा दिया किसको? मोहन को। अब हुआ क्या, मोहन को दिक्कत हो गई, है ना। उसे रुपए चाहिए थे, कोई दिक्कत हो गई होगी, कोई बीमार पड़ गया होगा, तो उसको अर्जेंटली पैसे की नीड पड़ी। पर पेमेंट तो 3 महीने बाद मिलेगा। दिक्कत तो ये है ना। सोहन ने देखो, सोहन से पैसे वो नहीं मांग सकता। तो मोहन आया मेरे पास, मैंने उससे कहा कि बेटा मोहन, तुम्हें कभी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना है?
मतलब कि मैंने उससे कहा, अगर मान लो यार, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कहा मोहन बेटा तुमने कभी बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में सुना है? मोहन ने बोला नहीं पता है। मैंने मोहन को बताया कि तुमको जाना है अपने आसपास के कमर्शियल बैंक में और वहाँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल वहाँ जमा कर देना है, वो तुमको पेमेंट इमीडिएटली कर देगा। लेकिन मैंने बोला इसमें एक कंडीशन है। तो मोहन बोला क्या? मैंने कहा तुम बिल ऑफ एक्सचेंज जमा करोगे 1,00,000 रुपीस वाला, तो बैंक तुमको सिर्फ 98,000 रुपीस देगी, 2,000 एज ए कमीशन वो चार्ज कर लेगी। बैंक यहाँ बिल को डिस्काउंट करके कमीशन लेता है। डिस्काउंटे का मतलब है कि जो 1,00,000 रुपये 3 महीने बाद आपको मिलने वाले थे वो बैंक ने आपको अभी दे दिए हैं, बट 2,000 कमीशन चार्ज करके। और जब वो 3 मंथ पूरे हो जाएंगे तब बैंक जाएगी सोहन के पास, उससे 1,00,000 रुपये लेगी। तो यहाँ बैंक का 2,000 रुपीस का प्रॉफिट हो गया और मोहन का बिल डिस्काउंट हो ही गया था, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। बैंक ने मोहन को पूरे पैसे नहीं दिए थे, 2,000 कम दिए थे, यानी बिल को डिस्काउंट करके दिया था, है ना। सो ये हो गया डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग आइए और मुझसे डाउट पूछिए। फिर आपका तीसरा है फंक्शन है जो कि है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी वर्ड में यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजेंट। बैंक अपने कस्टमर्स के लिए एज ए एजेंट काम करता है, यानी कि एक तरीके से एजेंट बन के काम करता है और कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। कहने का मतलब हमने बैंक को बोल कर रखा है कि ये काम करना है, तो बैंक जो है वो हमारे बिहाफ पे वो सारा काम करेगी। इसके बदले में बैंक हमसे सर्विस चार्ज करेगी, कमीशन लेगी, जो आप बोल सकते हो, है ना। तो एजेंसी फंक्शन के अंदर भी कुछ फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन बैंक परफॉर्म करेगी ट्रांसफ़र ऑफ फंड। ट्रांसफ़र ऑफ फंड का मतलब है कि फ़ंड को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बैंक हमारे बिहाफ पे फ़ंड को ट्रांसफ़र करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक से दूसरे कस्टमर को ट्रांसफ़र कर सकता है ना। बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इकोनॉमिकल एंड ईजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र एट्सेट्रा। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी हेल्प से फ़ंड ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे कि यूपी टू बिहार, यानी मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, मुझे फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है बिहार में, मेरा कोई दोस्त रहता है, तो यहाँ पे बैंक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, यानी कि मेरे बैंक से उसके बैंक में वो ट्रांसफ़र कर देगी, है ना। तो ये तो इजी टॉपिक है, आप समझ रहे होंगे, है ना। फिर आता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कलेक्शन एंड पेमेंट क्या है? मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अरे हूँ तो नहीं पर मान लो, मैंने अपने बैंक को बोल के रखा है कि एट द एंड ऑफ मंथ मुझे बिल पे करना पड़ता है, इस चीज़ के लिए पेमेंट करना पड़ता है। अब चाहे किसी भी चीज़ का पेमेंट हो, है ना। अब मैंने एक बार अपने बैंक को सब कुछ बता दिया, अब वो बैंक का काम है कि वो ये सारे काम करे। अब ये मेरा टेंशन नहीं है कि मैं हर मंथ के एंड में देखूं कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। ये काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये सब काम बैंक के ऊपर छोड़ दिया है और बैंक ये सब करती है। तो यहाँ पे बैंक मेरे बिहाफ पे सारे पेमेंट करेगी। सेम केस कलेक्शन भी कर सकती है बैंक मेरे बिहाफ पे। मैंने बोल के रखा है बैंक को कि यहाँ से कलेक्ट करना है मनी, इस पर्टिकुलर डेट को कलेक्ट करना है। तो वो जब पर्टिकुलर डेट आएगी तब हमारी जो बैंक है वो उस मनी को कलेक्ट भी कर लेगी, हमें बैंक को याद दिलाने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। सो बैंक हमारे बिहाफ पे कलेक्शन और पेमेंट दोनों करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्शन और पेमेंट करते हैं। किसका?
फंड का करते हैं, है ना। और यहाँ वही सब लिखा है, आप पढ़ सकते हो। कुछ एग्जाम्पल जो मैंने मेंशन किए हैं वो 2-3 याद कर लेना, ओके। फिर आपका नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन है परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज है ये फॉरेन करेंसी में किया जाता है, जैसे कि डॉलर हो गया और भी बहुत सारे होते हैं। तो हर एक कमर्शियल बैंक को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो फॉरेन करेंसी में डील करे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक हैं जिन्हें ये अथॉरिटी होती है बाय सेंट्रल बैंक कि वो लोग इनमें डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं, है ना। तो हर एक चीज़ के लिए सेंट्रल बैंक के पास जाना सही नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी काम है। देखो, जब सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को ऑलरेडी अथॉरिटी दे रखी है तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर फंक्शन भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है और वो फॉरेन एक्सचेंज को बाय एंड सेल करती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। पर कुछ ही कमर्शियल बैंक को ये अथॉरिटी मिलती है, सभी को नहीं मिलती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या है? सिक्योरिटीज़ वही हमारा जो पूरा शेयर मार्केट होता है ना, लाइक शेयर डिबेंचर, बॉन्ड एट्सेट्रा, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं, ओके। जो बैंक है वो ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स क्या करती हैं, जो शेयर्स हैं यानी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेस या सेल करती हैं एज़ पर रिक्वायर्ड, ओके। फिर आपका लास्ट है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का मतलब होता है कि आपको रिगार्डिंग योर टैक्स, बैंक में ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो कि इनकम टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप चाहो तो बैंक से आप इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। मतलब बैंक आपको समझा सकता है यानी गाइड कर सकता है कि कैसे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो, है ना। तो ये होती हैं आपके एजेंसी फंक्शन जो बैंक परफॉर्म करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। अब देखते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी का मतलब हो गया जो यूज़ में आ रही हों। सो जनरल यूटिलिटी का मतलब है जनरल सेटिस्फैक्शन, जो आपको एक जनरल सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहला आता है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी का मतलब है कि आप अपने बैंक में एक लॉकर ले सकते हो। उस लॉकर में आप अपनी कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हो जो कि आपके लिए बहुत कीमती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोना, चांदी, हीरा एट्सेट्रा। इस लॉकर के बदले में बैंक एक रेंट चार्ज करती है, बहुत ही मिनिमम चार्ज होता है और आपको एक लॉकर दे देगा। सेकंड है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक एक स्पेशल काइंड ऑफ चेक होता है। वो लोग जो कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं और उन्हें डर लग रहा है कि कैश चोरी ना हो जाए या कहीं गिर ना जाए, तो वो लोग ट्रैवलर्स चेक लेके जा सकते हैं। ये बहुत सेफ रहता है। इसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लो एक फॉरेनर है, वो डील कर रहा है एक इंडियन बिजनेसमैन से, मतलब वो फॉरेनर एक्सपोर्ट कर रहा है इंडियन बिजनेसमैन को अपना जो भी प्रोडक्ट है। तो एक्सपोर्टर जो है वो इम्पोर्टर से बोलता है कि क्या प्रूफ है आपके पास कि आप मुझे पेमेंट दोगे। फिर इम्पोर्टर अपने बैंक के पास जाता है और वो बोलता है किसको? बैंक को, कि आप मेरी गारंटी कर दो कि मैंने जो माल इंपोर्ट करा है उसका पैसा अगर मैं नहीं दे पाया तो आप मेरे बिहाफ पे कर देना। तो वो जो गारंटी का लेटर होगा उसे ही हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। ये भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है, फ्री में नहीं,
इस पे वो कमीशन लेती है, चार्ज करती है, बहुत कुछ लेती है ना। तो फ्री में कोई नहीं करता है। तो आपका कमर्शियल बैंक का टॉपिक ख़त्म हो गया है, डिस्कस हो गया है क्या है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझे मैसेज करके मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, है ना। जो आपका पहला यूनिट है उसमें दरअसल 8 से 9 टॉपिक हैं, थोड़ा बड़ा लेंदी टॉपिक हैं। आपका जो 1 यूनिट है लेंदी है, लेकिन जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें टॉपिक कम है, तो वो थोड़ा इजी है। तो मैं प्रयास करूँगा कि यूनिट 2 स्टार्ट कर दूँ, पढ़ा दूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर यूनिट 1 में जो नेशनल इनकम है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करूँगा सबसे लास्ट में। जो उसमें मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ये थोड़ा इजी है, तो इसको मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आपको दे दूँगा PYQs, जिससे आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैं आपके साथ हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।